Hello everyone. So we are again here with another class of यूपी टेट जो कि आप सभी को पता ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हम यहाँ पर यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम अभी आपका 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आप मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से फुली फोकस होकर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक और बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उन तक इसे शेयर कर दें, ताकि वो भी यूपी टेट अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाए। बाकी देखिए, आपको पता ही है, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहले से ही पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है कि हम जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज के तहत क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन योर सिलेबस में पढ़ा रही हूँ। अभी हमने हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम एक और नया टॉपिक, ये सब जो है हम कर चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। इसमें अर्ली स्टेट्स इन इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर और इस्लाम एंड ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं द किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई क्वेश्चंस इससे आते हैं। कल मैंने आपको 30 ऐसे क्वेश्चंस कराए थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आप वहां से भी टैली कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ कुछ भी वेस्ट नहीं है, आपके एग्जाम में उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस बन रहे हैं और मैं उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको सारे टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। तो इसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, सीरियसली पढ़िए, आपका यूपी टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉर श्योर क्लियर हो जाएगा। तो देखो, किंगडम ऑफ साउथ इंडिया की अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया का जो किंगडम रहा, कौन कौन से राजा रहे, किस तरीके से उनका पूरा एम्पायर चला, उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 6 से लेके 13th सेंचुरी तक पूरे में जो है हमारे साउथ साइड में 6 से 13th सेंचुरी तक एक जो है अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया अर्ली मिडिवल हिस्ट्री में साउथ इंडिया ने। ठीक है, साउथ इंडिया ने जो मिडिवियल हिस्ट्री है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इस दौरान बहुत से ऐसे राजा आए, बहुत से ऐसे किंग आए जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, सोशल बेसिस पर, आर्किटेक्चर के बेसिस पर बहुत सारे चेंजेस जो है उन्होंने इंडिया में किया। तो ये जो हमारे किंग रहे वो हमारे रहे थे, चोलाज रहे हैं, है ना, राष्ट्रकूटाज रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रकूटाज रहे हैं, चोलाज रहे हैं, चेराज, पांड्यास, चालुक्याज, बहुत सारे तरीके के जो है आपको किंग्स यहाँ पर देखने को इस किंगडम में इस समय साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इस पूरे टॉपिक में हम इन्हीं के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जो मेजर डायनेस्टी रही साउथ इंडिया की उसमें सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं पल्लवा डायनेस्टी की, जो 6 से लेके 9th सेंचुरी तक रहे। और जो इनका कैपिटल था, इसका इसका जो कैपिटल था, इन्होंने पल्लवा डायनेस्टी ने कैपिटल इसका बनाया कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम इसका क्या रहा, कैपिटल रहा। और दो बड़े ही किंग रहे इसमें, महेंद्र वर्मन फर्स्ट एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, ये दो बड़े बड़े किंग इस समय पल्लवा डायनेस्टी के रहे। तो ये जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रही हूँ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन यूपी टेट है और इसीलिए इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें एक भी ऐसा पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टू द पॉइंट मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी क्यों फेमस है? वो फेमस है फॉर रॉक कट आर्किटेक्चर एंड टेम्पल। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई पल्लवा डायनेस्टी वॉज फेमस। चार ऑप्शन आपको दे देंगे, रॉक कट आर्किटेक्चर, फॉर देयर कल्चर, फॉर देयर रिलीजन, फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे ज्यादा जो ये फेमस रही वो हमारे रॉक कट आर्किटेक्चर के लिए ये रही है। बिल्ड मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम यूनेस्को साइट में, महाबलीपुरम में जो इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बिल्ड किए और द्रविडियन स्टाइल में इन्होंने टेम्पल्स का आर्किटेक्चर किया। और कॉन्टिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स इनका किसके साथ रहा? चालुक्यास के साथ। यानी ये लगातार चालुक्यास के साथ जो है लड़ते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पे। ठीक है, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, चालुक्य डायनेस्टी और पुलकेशिन सेकंड। आपको इसका ना सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, अगर आप जाएंगे 6 to 7 हिस्ट्री में उसमें भी मिल जाएगा। और वैसे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे यूपी टेट हिस्ट्री तो उसमें भी आपको इनकी डिटेल वीडियो मिल जाएंगी, जहां पर पुलकेशिन सेकंड के बारे में बहुत सारी बातें की गई है कि अपने समय के बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े राजा रहे। अपने समय में इन्होंने बहुत सारे तरीके के चेंजेस लेकर आए। ठीक है, इन्होंने डक्कन प्लेटो को, जो डक्कन जो रीजन है उसको कंट्रोल किया। फेमस फॉर टेम्पल एट एहोल एंड
पट्टाडकल, मैं ना यहाँ पे आपको आई बटन में ये जो है वो भी कर दूंगी, इसको टैग भी कर दूंगी, आई बटन में डाल दूंगी वो वीडियो, जिसमें आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। एहोल और पट्टाडकल के मैंने उसमें विजुअल्स वगैरह भी दिखाए हैं, जिसमें आपको बहुत इजीली क्लियर आ जाए हो जाएगा। इन्होंने एक बहुत ही बड़े राजा पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन के साथ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। हर्षवर्धन जो कि आपको पता ही है कन्नौज के राजा रहे उस समय, है ना। कहाँ के किंग थे? कन्नौज के थे। और कन्नौज के ऊपर कब्जा करने के लिए बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा रहे हैं जिन्होंने हमेशा कन्नौज पर कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो उसमें से ही ये पुलकेशिन सेकंड थे, ठीक है। और इन्होंने हराया भी था हर्षवर्धन को। नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज्यादा चालुक्य डायनेस्टी जानी जाती है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट, एलोरा के केव्स के लिए, एलोरा के केव्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कैलाश टेम्पल बनवाया। क्या बनवाया? कैलाशा टेम्पल। कहाँ पे बनवाया कैलाशा टेम्पल? एलोरा में, ठीक है। एलोरा में कैलाशा टेम्पल बनाया। लिटरेचर इन संस्कृत एंड कन्नड़, इनका जो लिटरेचर था वो कौन से लैंग्वेज में था? संस्कृत में था और कन्नड़ में था। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस किस लैंग्वेज में इन्होंने अपना लिटरेचर रखा। ये भी ट्रिपाटाइट स्ट्रगल के पार्ट रहे विद गुर्जर प्रतिहाराज एंड पालाज के साथ। गुर्जर प्रतिहाराज पालाज ये सब लड़े इनमें। ट्रिपाटाइट स्ट्रगल किसके लिए था? आपको पता ही है, ओवर कन्नौज जो है वो ट्रिपाटाइट स्ट्रगल किया गया था, उसके लिए सब लड़े और इसमें राष्ट्रकूटाज ने भी पार्टिसिपेट किया। नाउ चोला डायनेस्टी, ओके। चोला डायनेस्टी 9 से 13 सेंचुरी तक रहे। तंजावुर इसका जो कैपिटल रहा वो तंजावुर में रहा, ठीक है। इंपॉर्टेंट रूलर इसके थे राजा राजा चोला वन और राजेंद्र चोला फर्स्ट। हाईली सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी। हाईली सेंट्रलाइज्ड मोनार्की का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइज्ड मोनार्की, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की का मतलब होता है कि वहां पर जो सारी की सारी अथॉरिटी है, ऑल अथॉरिटी बेस्ड ऑन किंग, है ना। ऑल अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी किसके पास होगी? किंग के पास होगी और किसी के पास नहीं। मोनार्की बहुत बुरी तरह, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो वहां पर मोनार्की को स्टैब्लिश किया हुआ था। इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी इनकी। और एम्पायर 3 पार्ट्स में डिवाइड थे। ये जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ जाए कि एम्पायर इनका कितने पार्ट में डिवाइड था। तो वो 3 पार्ट में डिवाइड था। एक था हमारा मंडलम, नाडु एंड विलेज। अंडरस्टूड? मंडलम, नाडु एंड विलेज, एमएनवी करके याद रख लेना, एमएनवी, मंडलम, नाडु एंड विलेज। किसके? चोला के, यानी CMNV, यानी चोला डायनेस्टी में मंडलम, नाडु और विलेज जो है एम्पायर इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी उस समय। अब आ जाते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। अगर हम बात करें तो विलेज हैज ऑटोनोमस असेंबली, इनकी खुद की ऑटोनोमस असेंबली थी। 2 चीजें होती थी, एक होता था उर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक होता है हमारा सभा, ठीक है। उर क्या होता था? ऊ होती थी जनरल विलेज असेंबली, ठीक है। जनरल विलेज, जनरल विलेज असेंबली यानी जिसमें सभी गांव के लोग आते थे, सभी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, एनी वो रिलीजन, है ना। एनी कास्ट, किसी भी कास्ट के जो थे वो इसमें आ सकते थे, इसीलिए इसको विलेज असेंबली कही जाती थी कि गांव के अंदर एक असेंबली लगाया जाता है। और जो सभा होती थी वो ब्राह्मण असेंबली होती थी, इसमें ब्राह्मण्स ही हेड होते थे, ब्राह्मण्स को ही परमिशन होती थी इसमें अटेंड करने की, आने की, ठीक है। इलेक्शन, अब देखो इसमें ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन सिस्टम को कहा जाता था कुड्डा वोलई सिस्टम, कुड्डा वोलई सिस्टम। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि वहां पे जो साउथ में जो हमारा इलेक्शन पैटर्न होता था, साउथ में जो इलेक्शन होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, कुड्डा वोलई, ठीक है। कुड्डा वोलई सिस्टम के नाम से इन्हें जाना जाता था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वही सारी टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ जो टू द पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ रहे। जब हम सीटेट की प्रिपरेशन करेंगे तब हम इन्हीं टॉपिक्स को और भी ज्यादा डिटेल और कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीटेट में आपका कॉन्सेप्ट आता है और यूपी टेट में सिर्फ फैक्ट्स आता है, इसीलिए फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम इसमें पढ़ रहे हैं। नेवी और ट्रेड में देखें तो इसका स्ट्रॉन्ग नवल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग थी। और श्रीलंका से साउथ ईस्ट एशिया तक ये कंडक्ट करते थे एक्सपीडिशन। डेवलप किया इन्होंने मैरीटाइम ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। आपको पता ही है कि मिडिवियल इंडिया से क्या, एंशियंट इंडिया से भी जो भी ट्रेडिंग हम करते आए हैं, एंशियंट इंडिया के टाइम से ही हम फॉरनर्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं। हम चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ हम हमेशा से ट्रेडिंग करते आए हैं, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो बिल्ड ग्रैंड ग्रैंड टेम्पल्स, बड़े बड़े। ये रहा बृहदेश्वरा टेम्पल, है ना। बृहदेश्वरा टेम्पल पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया था? तो ये चोला डायनेस्टी वालों ने बनाया। कौन से डायनेस्टी वालों ने बनवाया? चोला डायनेस्टी। मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ भी है और उसमें भी ये बहुत अच्छे से बताया था कि बृहदेश्वरा टेम्पल चोला डायनेस्टी ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। टेम्पल्स एक्टेड एज, टेम्पल उन्होंने इतने ज्यादा क्यों बनाए?
साउथ किंगडम में अगर हम किंगडम ऑफ साउथ की बात करें तो साउथ के साइड के जितने भी राजा थे उन्होंने सबसे ज्यादा टेम्पल्स बनवाए ना साउथ इंडिया में। यू विल सी सो मेनी टेम्पल्स। तो रीजन था उसके पीछे, क्या रीजन था? रीजन ये था कि वो वहां पे एक रिलीजियस सेंटर बनाना चाहते थे। तो टेम्पल्स एक तरीके से रिलीजियस सेंटर के तौर पे काम करता था, एक इकोनॉमिक हब भी था और सेंटर ऑफ एजुकेशन भी था। इकोनॉमिक हब कैसे था कि वहां पर टेम्पल्स बनने की वजह से इकोनॉमी भी अच्छी हो रही थी, लोग आते थे, पिलग्रिम्स आते थे, तो उससे उनका जो है कलेक्शन भी ठीक ठाक हो जाता था, है ना। तो टेम्पल्स एक्टेड एज रिलीजियस सेंटर, इकोनॉमिक हब एंड सेंटर ऑफ एजुकेशन। वहां पर शास्त्रों का, शस्त्रों का, इन सभी का एजुकेशन भी दिया जाता था। तो इसीलिए साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनाने के पीछे ये रीजन था। इसीलिए जो किंग्स थे वो ज्यादातर टेम्पल्स में इन्वेस्ट करते थे। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ साउथ इंडियन किंगडम, उनकी इकोनॉमी क्या थी? तो देखो, जो मेन ऑक्यूपेशन रहा है हमारा मिडिवियल इंडिया का, सबसे मेन ऑक्यूपेशन, दो सबसे मेन ऑक्यूपेशन रहे हैं। एक एग्रीकल्चर, ठीक है, और दूसरा जो था इनका सेकंड इज ट्रेडिंग। ठीक है। एग्रीकल्चर और ट्रेड दो मेन ऑक्यूपेशन थे। एग्रीकल्चर तो वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए करते थे, और फॉर कमर्शियल पर्पस भी, फॉर सेलिंग परचेजिंग के लिए भी संभव कर लेते थे। ठीक है। अब सेलिंग परचेजिंग में बार्टर सिस्टम एंड ऑल का जो भी है वो सब आगे आगे पढ़ेंगे। ट्रेड, ट्रेड भी था इंटरनल एंड ओवरसीज, दोनों तरीके के ट्रेड ये करते थे। इंटरनल भी करते थे यानी विद इन दी बाउंड्री ऑफ द स्टेट, एंड इंटरनल के बाद ओवरसीज भी करते थे। ओवरसीज मतलब आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, है ना। तो दोनों तरीके की ट्रेडिंग यहाँ पे होती थी। जो ट्रेड गिल्ड्स थे, मेन ट्रेड गिल्ड्स जो थे वो थे हमारे मांगीर ममम एंड अय्यावोल। ठीक है। मेन ट्रेड गिल्ड्स बोलते हैं हम इसे, वो थे हमारे मानिक, मानिक रमन, रमम, और दूसरा हमारा होता है अय्यावोल। ये दो मेन ट्रेड गिल्ड्स थे जहां से ट्रेडिंग होती थी। अंडरस्टूड। चलो, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो लिटरेचर डेवलप हुआ, तमिल लिटरेचर, जिसमें हमें बुद्धिज्म वगैरह के बारे में पता लगता है ना, तमिल संगम लिटरेचर एंड ऑल, तमिल से। तो वही है। इसके अलावा भक्ति सेंट्स अलवर एंड नायनार, दीज आर इंपॉर्टेंट। अलवर और नायनार दो डिफरेंट शैविज्म और विष्णुविज्म, कुछ विष्णु को मानने वाले, कुछ शिव को मानने वाले, इस तरीके से भक्ति सेंट्स डिवाइडेड थे। इस समय ग्रोथ हुआ भक्ति मूवमेंट का, बहुत ज्यादा टेम्पल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि भक्ति मूवमेंट तो शुरू हो गई है ना। टेम्पल बिकम सोशल एंड कल्चरल सेंटर, जो मैंने पहले ही बताया, सोशल और कल्चरल सेंटर के तौर पे टेम्पल्स बन गए थे। आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द्रविडियन। उनका द्रविडियन स्टाइल होता था। द्रविडियन स्टाइल क्या होता है? पिरामिड शेप टावर्स बनाते थे वो, है ना, पिरामिड जैसे उनके टावर्स बनते थे, विमानास जिसे बोलते हैं। महाबलीपुरम में पल्लवाज ने बनवाया, बृहदेश्वर टेम्पल चोलाज ने बनवाया, इलोरा राजकुटाज ने बनवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है हमारे उसमें के रहे हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट। देखो, अब डायनेस्टीज एक बार हम इन शॉर्ट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, एक छोटा सा रिवीजन, जिसमें आपको ये पता लग जाएगा कि आपने भाई पूरे में क्या पढ़ा। पहला है पल्लवा डायनेस्टी, इसका कैपिटल कांचीपुरम में रहा और रॉक कट टेम्पल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। दूसरा है हमारा चालुक्यास डायनेस्टी, कैपिटल इनका बादामी में रहा और टेम्पल आर्किटेक्चर में अगेन दीज आर वेरी फेमस। राजकूटाज रहे, मान्य खेत जो है इनका कैपिटल रहा और इलोरा केव्स के लिए फेमस है। चोला का थंजावुर रहा और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन और नेवी का जो है इनका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस रहा। तो ये चार जो है किंगडम्स, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि ये चार किंगडम्स रहे हैं साउथ इंडिया में, और ये चारों ही किंगडम्स अपने टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंगडम्स, वेरी पावरफुल किंगडम्स में से एक रहे। अब इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं ये जो आपको याद रखना है, जिसके बेसिस पर एग्जाम्स में, यूपी टेट के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि चोला हैड द बेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि विच डायनेस्टी हैज द बेस्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, तो यू विल नो चोला डायनेस्टी। ठीक है, चोला डायनेस्टी का था ये। कुड्डावोलाई सिस्टम क्या होता था? मैंने बताया, वो इलेक्शन का सिस्टम होता था, विलेज इलेक्शन जो होते थे उसको कुड्डावोलाई सिस्टम बोला जाता था। पल्लवाज अपने रॉक कट टेम्पल्स के लिए फेमस है। राजकुटाज अपने कैलाशा टेम्पल जो इलोरा में उन्होंने बनाया उसके लिए फेमस है। चालुक्याज एहोल के लिए फेमस है, क्रेडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और भक्ति संट्स एल्वर्स और नायनार्स थे जो चोला डायनेस्टी में उस समय हुए। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से, ये पॉइंट समझ में आ गया हो। ठीक है। सो तो यहाँ पर आज जो है हमारा ये वाला जो टॉपिक है साउथ किंगडम्स का खत्म होता है। ठीक है। अगली क्लास में हम देखते हैं वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से कुछ आने वाले 1 वीक में आपका हिस्ट्री का जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी भी किया हुआ है, ज्योग्राफी में भी कुछ पॉइंट्स, कुछ 2-4 टॉपिक्स और रह गए, वो कंप्लीट करेंगे।
पॉलिटी जो एग्जाम में आने वाला था इंपॉर्टेंट, वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसके अंदर सारे अमेंडमेंट, आर्टिकल और हमारे पार्ट शेड्यूल्स, ये सब उसमें कवर हो चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा पॉलिटी से और कुछ भी नहीं पूछा पूछा जाता। इसके अलावा हमारा रह जाता है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है, ये सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम यूपी स्पेशल करेंगे, जिसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आते हैं, वो कर लेंगे। फिर जो मिसलेनियस है, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें हम मिसलेनियस में हम प्रीवियस ईयर के ही प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि उतना ही इनफ हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस मैं यूपी टेट से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आने वाली हूँ, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगी। और अगर आप पूरे फोकस से इस पूरी वीडियोस को देखते हैं और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। इस चीज की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग, अगले वीडियो में, सॉरी, अगली वीडियो में। और तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को बनाए रखिए। थैंक यू।